To our channel Dream-Based Learning. Today we will learn real numbers. रियल नंबर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न. तो व्हाट इज़ अ यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ अ लेम्मा. लेम्मा क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं. तो चलो समझते हैं. तो याद रखें कि ये क्या है कि स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट होता है या प्रूवन स्टेटमेंट होता है और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं अदर स्टेटमेंट को या अदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं. मान लेते हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स हैं. मान लेते हैं वो इंटीजर ए एंड बी है. तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्यू एंड आर. ठीक है ना, क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेगा. तो ऐसा मान लेती है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है तो क्यू और आर एग्जिस्ट करता है. चलिए आगे समझते हैं कि क्यू क्या आर है. तो यहाँ पे समझिएगा जैसे कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है तो यहाँ पर ये समझिए कि ए जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा है बी से. तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई संख्या एक संख्या छोटी है दूसरी बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं छोटी ही बड़ी वाली को डिवाइड करती है. तो ऐसा समझिए कि ए जो है बड़ा है, ए जो है वो बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो डिवाइड होगा. तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो उसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए यहाँ आएगा और बी जो है उसे डिवाइड करेगा. अच्छा, बी डिवाइड करेगा. आप सभी डिवाइड जब करते हैं या डिवीज़न आता है आप सबको, तो बी जो है ए को डिवाइड करता है तो कहीं ना कहीं हमको कुछ क्वॉशिएंट मिलता है. क्या मिलता है? क्वॉशिएंट मिलता है. और ये कुछ टाइम से आता है और देन आपको रिमाइंडर मिलता है. कुछ केस में आपको रिमाइंडर ज़ीरो भी देखने को मिलता है. तो ऐसा समझिए. तो आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो इस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र. क्या बोलते हैं? डिवाइज़र. एंड जो हमारा ए है उसे हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड. ठीक है, स्पेस कम. चलिए ठीक है, मैं इसको इधर बता देता हूँ. तो जो ये होगा वो क्या होगा? डिवाइडेंड होगा. अच्छा, क्यू क्या होता है? इसे हम लोग क्वॉशिएंट बोलते हैं. ठीक है, तो क्यू जो है वो क्या है? क्वॉशिएंट है. चलिए ठीक है. एंड आर जो है आपको पता है वो रिमाइंडर है. आर फॉर रिमाइंडर. ये तो आपको याद रहेगा. चलिए ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो जाएगा. तो यहाँ पर एक रिलेशन निकलता है किसके द्वारा? जो हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा पढ़ते हैं या मेथड पढ़ते हैं इसके द्वारा एक स्टेटमेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू, या ऐसे आप समझ सकते हो. तो यहाँ पर ये जो हमारा डिवाइडेंड ए है वो कहीं ना कहीं बराबर होता है किसके? बी इंटू क्यू के प्लस रिमाइंडर आर के. ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. चलिए ठीक है. अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, बहुत काम आता है. चलिए ठीक है, आगे इसकी देखते हैं. तो मान लेते हैं सपोज़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ए बराबर आपके पास 189 एंड बी बराबर आपके पास 19 है. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बी जो है कहीं ना कहीं स्मॉल है एंड ए जो है वो कहीं ना कैपिटल. सॉरी क्या है? 189 जो कि बड़ा है और 19 स्मॉल है. तो आप ऐसा समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं 189 जो है वो 19 से जाएगा. अब आपको 19 का टेबल आना चाहिए, आता होगा. 19 का 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 99 × 171. तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 18 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आता है. तो यहाँ क्या आपका ये रिमाइंडर हो जाएगा. तो इसको बाय यूक्लिड डिवीज़न. अच्छा, यहाँ पे आप समझ लेते हैं हमारा रिमाइंडर क्या है. फॉर रिमाइंडर डी फॉर डिवाइडेंड. चलो डिवाइडेंड. एंड डी फॉर डिवाइज़र होता है. अच्छा, और बचता है हमारे पास क्या? क्वॉशिएंट. तो क्या है वो सब लिखते हैं, आपको भी पता होना चाहिए. तो जैसे कि ये रिमाइंडर हमारा कितना है यहाँ पर 18 है. ओके, डिवाइडेंड कितना है? 189 है. ओके, एंड डिवाइज़र जो है ये हमारा डिवाइज़र होगा तो 19 एंड क्वॉशिएंट कितना है? 9 है.
अच्छा, अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे या कहीं ना कहीं यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के द्वारा ये प्रूव किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं 189 जो है वो डिवाइज़र एंड क्वोशिएंट के प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। तो जैसे कि आपको पता है डिवाइडेंड इतना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं क्या बाकी, जैसे कि डिवाइडेंड पता है, एक बार हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्या डिवाइडेंड 189 के बराबर आएगा, डिवाइज़र अपना कितना है, तो आप कहेंगे सर 19 है, एंड क्वोशिएंट आपका 9 है, रिमाइंडर आपका 18 है। तो ठीक है, 99 से 171 प्लस 18 ऐड करिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आपके पास 189, जो कि डिवाइडेंड के बराबर है, जो कि डिवाइडेंड के बराबर है। तो ऐसे करके आपको यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा को चेक करना होगा। आप जैसे कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इट इज़ अ मेथड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ अ टू गिवन नंबर। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है, जो कि बड़ी संख्या है, जो कि 651 है, एंड स्मॉल जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 105 है। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं 105 स्मॉल नंबर जो है वो बड़ी नंबर को 651 को डिवाइड करेगा। तो जैसे कि इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो लगभग ये 6 टाइम में जाना चाहिए, तो जो किया जाएगा 30 एंड 630। इससे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये कहीं ना कहीं 1 आ गया और ये आ गया आपके पास 2। अच्छा ठीक है, फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर इससे अब जो हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर डिवाइड करेगा उस डिवाइज़र को, जो पहले आपका डिवाइज़र था जो कि 105 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 105 में। आपको ये तब तक ले जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कहीं ना कहीं उससे पहले वाला जो डिवाइज़र होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो 21 है वो एचसीएफ है। तो ऐसा आप समझ गए होंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एचसीएफ ऑफ 105 एंड 651 कितना होगा, तो इसका एचसीएफ जो है वो 21 होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप समझेंगे कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो व्हाट इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल पहले तो आप कंपोजिट नंबर समझ लें होता क्या है। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4। अच्छा, कंपोजिट नंबर के साथ आपको प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। तो ठीक है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर दोनों आप समझेंगे। तो जैसे कि कंपोजिट नंबर जैसे 4 हो गया, इसके 2 फैक्टर होंगे, एंड फैक्टर का मतलब है वो कितनी संख्याओं से डिवाइड होता है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें 4 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, और इसके क्या ये 4 से भी डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। सिमिलरली इसी प्रकार 6 को भी देखा जाए तो 6 किससे किससे होगा, आपको 1 से होगा, एंड ये 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और 6 भी होगा। इसके 4 फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार आप 8 को भी चेक कर सकते हैं, आपको दिख के ही पता चल रहा होगा कि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। और व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वे होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ठीक है ना, 2 एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। जैसे 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो वो 1 होना चाहिए और दूसरा वो इटसेल्फ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये 3 जो है सेम 1 है और 3 है। 5 की बात करें 1 है और 5 है। इस तरह से सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ गए। तो अब इसको हमको समझाना है कि कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर से मीन्स इसके 2 फैक्टर निकलने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स निकलने चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 13 है, तो 13 को कॉमन किया जा सकता है। अगर आप 13 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 5 × 11। अच्छा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 का मल्टीप्लाई 11 से तो 11 आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 13 × 11 5 ज़ा 55, 55 प्लस 1 कर देंगे तो 13 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 56 हो जाएगा। अच्छा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एक तो ये नंबर है, इसके साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं 56 है, तो आपको पता चलता है कि 56 कंपोजिट नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो संख्या है वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ
कंपोजिट नंबर, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये कंपोजिट नंबर है, तो आप इसे लिख देंगे इट हैज़ अ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आप इस सवाल को भी चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिया अगर एक कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो आप इसमें 5 कर लें, तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 3 × 2, उनका कोई अर्थ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो +5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से करें, चलिए ठीक है, 6 4 ज़ा 24 एंड इंटू 3 2 ज़ा 6 प्लस, अच्छा यहाँ से 5 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, 1 बचा होगा, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा। इसको करते हैं तो 24 6 ज़ा कितना होता है, 144, ओके, +1, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं 5 इंटू क्या हो रहा है, 145। सेम यहाँ पे भी ये प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरा ओवरऑल क्या है, कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो लिखा जैसे कि कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया आपको, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, तो इन नंबर के बारे में थोड़ा जानना आपको ज़रूरी होगा, हो सकता है आगे चल के इस पर सवाल मिले। तो नेचुरल नंबर सभी जानते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, जैसे कि 1 से लेके 2 3 ये सभी क्या है, डैश डैश करके इनफाइनाइट तक सब हमें नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स भी आप जानते होंगे, तो 0 बीच में काउंट हो जाता है, 1 2 3 डैश डैश डैश, ओके। चलिए ठीक है, इसके बाद से समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं, इसका बहुत ज़्यादा रोल है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर मान लेते हैं, ए है और बी दिए हैं, ठीक है, इसका SCF दिया गया है, इसका SCF दिया गया है, तो ठीक है, इसका SCF, इसका SCF मैं लिख देता हूँ AB करके, ऐसे करके ये SCF है, ओके। एंड इसका LCM मान लेते हैं, हमारा क्या है, AB है, ठीक है। इस पर एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। तो A एंड B दो नंबर हैं, CF इसका ये है, LCM आपका ये है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है, ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF होता है, ठीक है, SCF होता है। तो प्रोडक्ट का मतलब हम कह सकते हैं A इंटू B जो है वो बराबर होगा किसके, SCF ऑफ A एंड B इंटू एंड LCM ऑफ A इंटू B, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे भी एक सवाल आता ही आता है एग्ज़ाम में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं इसी पैटर्न पे। द SCF ऑफ 2 नंबर इज़ 23, मान लेते हैं कोई दो नंबर हैं, उसके SCF क्या है, 23 है, एंड LCM जो है वो कहीं ना कहीं इतना दिया है, और उसमें से एक नंबर हमारे पास क्या है, 161 है। तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं A जो है वो कितना दिया गया है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर 161 दिया गया है, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे B फिर नहीं दिया गया है, B को आपको फाइंड करना है। अच्छा A और B का जो LCM है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, LCM ऑफ A कॉमा B जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे LCM जो है 23 है, 23, ठीक है, 23 तो SCF है, ठीक है, 1449, ठीक है, एंड HCF जो है दोनों नंबर का वो कितना है, तो 23 है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप वो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपको पता है। तो A इंटू B जो है वो बराबर है, लिखेंगे पहले तो LCM A कॉमा B, मतलब करना है कि ये कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 66 इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर 3। तो इसे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसे आप लिख पा रहे हैं क्या, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। चलिए ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास दिया है, इसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे x मान लें 0.32। अच्छा यहाँ पे बार चढ़ा हुआ, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये 3232 रिपीट हो रहा होगा ऐसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद अगर रिपीट कर रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा हो तो 10 से,
एंड जितने पे बार चढ़ा हो तो उस हिसाब से आप समझ गए होंगे 3 पे चढ़ा होता है तो क्या क्या करना होगा, तो 1000 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है तो इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल्स टू 32.32। डेसिमल क्या होगा, 2 डिजिट पीछे जाएगा एंड 32। आपको क्या करना है, इस वाले संख्या को फर्स्ट इक्वेशन एंड इसे सेकंड मानना है एंड सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट कर देना है। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट यहाँ करना है। तो ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 99x इज इक्वल्स टू 32। देन x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 32 डिवाइड बाई 99। तो कहीं ना कहीं इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो ये होगा। इसी प्रकार देखते हैं दूसरी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मानना है 0.3254। अच्छा 54 पे बार चढ़ो, इसका मतलब 5454 रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा करना क्या है आपको, अच्छा सबसे पहले डेसिमल वहाँ ले जाना है जहाँ पर ये रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि डेसिमल को हमको यहाँ से यहाँ लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा 2.5454, इस तरह से आएगा। इससे क्या करना है, आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है एंड देन आपको पता है कि रिपीटेशन कितने डिजिट के बाद हो रहा है, 2 डिजिट के बाद। 2 डिजिट पे बार चढ़ा हुआ है तो क्या करना है आपको, डेसिमल इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो आपको 100 से करेंगे तो 1000x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपके पास 254.5454 डैश 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 एंड ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब आपको इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 990x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 252। देन x बराबर आपके पास 252 डिवाइड बाई 990 हो जाएगा। अच्छा ये कट रहा है तो इससे अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो इसे अगर आप काटेंगे तो अप्रॉक्स कट के आपका 14/55 आएगा। ठीक है, काट लेंगे, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो ये होगा। अच्छा इसके बाद हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। अभी तक हम लोग ने रेशनल नंबर देखा कि रेशनल नंबर वे होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में रिपीटिंग, वे सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे तो इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, द नंबर which when expressed in the decimal form and expresses as a non-terminating and non-repeating। क्या है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ ही ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने ले लेना है कि आपके पास 1 0 1 या वैसे देखिए 1.1 1.0 1 0 0 1 एंड 0 0 0 1 कोई पैटर्न ना फॉलो करे तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और साथ ही कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और साथ ही कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के बारे में यहाँ पर देखें और भी क्या हो सकता है। तो जैसे 0.23 223 2223 डैश डैश, ये सभी इरेशनल हो जाएंगे। अच्छा एक फॉर्म तो ये हो गया। अच्छा और कैसे हो सकता है, हम कैसे पहचानें, तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, मतलब सभी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 6 5 3 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रेशनल में आ जाएगा, तो इसकी बात नहीं करेंगे, तो ये सभी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, एंड क्यूब रूट की बात करें, जितने भी क्यूब रूट होंगे, जैसे कि 2 प्राइम नंबर्स का 2 हो गया, 3 हो गया, 3 क्यूब रूट एंड क्यूब रूट ऑफ 5, ये सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। चलिए ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग लास्ट में समझते हैं कि कहीं ना कहीं प्रूव करना होगा कि √2 कैसा है, कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम कैसे प्रूव करें। ये सवाल में ये एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं कि √2 क्या है, बी रेशनल नंबर, बी या रेशनल नंबर। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। प्रूव करने के लिए क्या मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। एंड अगर ये है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता है जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसे आप p अपॉन इन द फॉर्म ऑफ
P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए देन जो आपके पास P एंड Q होता है ये कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो P एंड Q हैं इनके पास इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। 1 के अलावा इनके पास कोई भी फैक्टर नहीं होता है। चलिए ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं √2 तो को P/Q के फॉर्म में, क्योंकि इसे हम लोगों ने माना है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा है, सपोज़ किया है कि एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपके पास ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा P²/Q²। अच्छा, Q को हम अगर इधर ट्रांसपोज कर दिया जाए, Q को इधर ट्रांसपोज कर दें तो P 2 टाइम्स ऑफ, या ऐसा बोल सकते हैं P² जो है वो 2 टाइम्स ऑफ Q² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं कि P² जो है वो 2 टाइम्स ऑफ Q² हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि कहीं ना कहीं P को ही 2 टाइम्स ऑफ या 2 इंटू Q² लिखा है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2 जो है वो P को डिवाइड करता है या P² को डिवाइड करता है। इससे हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड करता है किसे, Q² को। अच्छा, साथ में साथ ये भी कह सकते हैं कि P² को, अच्छा P2 जो है P² को डिवाइड करता है, तो इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। अब ये कैसे आप समझेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर मैं बोलूँ 2 जो है 2 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा। सेम यही थ्योरी यहाँ पे भी समझना है कि 2 जो है डिवाइड करता है P² को, तो 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, ओके। अच्छा, इसके बाद करना क्या है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि जैसे हमको प्रूव करना था कि √2 इज़ अ रेशनल, तो आप यहाँ पे मानेंगे लेट P इज इक्वल्स टू 2K। अच्छा, 2K ही मानना है कि और कुछ मानना है, तो जैसे कि यहाँ पे √2 बोला गया तो 2K मानेंगे, √3 बोला जाता तो हम यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 3K मानते। तो आप समझ गए होंगे, इस तरह से आपको मानना होगा। तो ये करने के बाद आपको रखना कहाँ पे, जैसे कि आपके पास P² इक्वल्स टू दिस, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहा होगा। अब इसी में ही आपको रखना है। तो जैसे कि आपको पता है कि P² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q² है, तो P² के प्लेस पे अगर हम 2K का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2Q², तो हो जाएगा आपके पास 4K² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q²। यहाँ 2 से आप इसको काटेंगे तो Q² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ K²। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा Q² है वो भी 2 टाइम्स ऑफ K² आ रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स Q² एंड 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में हम लोग ने लिखा वैसे यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स Q² ऑल्सो। अच्छा, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इससे एक स्टेटमेंट मिल रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2 इज़ अ, यहाँ पे इन दोनों में P में भी 2 फैक्टर मिल रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है, Q में भी मिल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इज़ अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, बिटवीन P एंड Q। तो लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन के अनुसार, बट द कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट क्या कहता है, दैट द P एंड Q have a common factor,
कॉमन फैक्टर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है? द कॉन्ट्रडिक्शन arises by assuming that under root 2 is arises by assuming that under root 2 is rational। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं हैंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि अंडर रूट 2 क्या है, कि इरेशनल नंबर है। अच्छा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्या हमें लिखना पड़ेगा? तो हाँ, लिखना ज़रूरी है। और बाकी मैं इसका नोट्स जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको समझाने के लिए था, और इसको अच्छे ढंग से मैं लिख के PDF बना के उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके उसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।